Hi everyone, how are you all doing? I hope you all are all right. And today we are going to start with the chapter number 16, digestion and absorption and one short part 2. ठीक है, जैसे कि हमने अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन कर रखा है यहाँ पर, ठीक है, तो मतलब कि हमारी ये वीडियो कहाँ से रहेगी, एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज हमारी चल रही है एंड यहीं से हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी हाईलाइट करेंगे। प्लस जो आपको पॉइंट्स ध्यान देने हैं वो हैं ये कि जैसे मैंने अपनी एनसीईआरटी अपने सामने ओपन कर रखी है, आपकी एनसीईआरटी भी जस्ट आपके सामने होने चाहिए एंड टेक्स्ट बुक्स मतलब कि, ठीक है, मतलब आप वीडियो देख रहे हो तो उसको कंसिडर नहीं करना, टेक्स्ट बुक्स निकालनी है, हाईलाइटर लेना है एंड पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए चलना है। क्लियर? चलिए थोड़ा सा लास्ट क्लास से ओवरव्यू लेते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा फूड को। फूड क्या है? इट इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फूड तो बहुत ही नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है? क्योंकि फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्या होता है फूड के अंदर? न्यूट्रिएंट्स। अब वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमें ये पता है कि एनर्जी कितनी ज़्यादा यूज़फुल है, राइट? एनर्जी बहुत यूज़फुल है। हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए। हमारा ब्लड जो है, हमारा जो हार्ट है वो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, उसके लिए भी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस मेटाबॉलिक रेट में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ में, सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी। क्लियर? फिर हमने देखा कि डाइजेशन क्या होता है, कि देखो जो मैंने न्यूट्रिएंट्स बताया, अब न्यूट्रिएंट्स जो हैं, न्यूट्रिएंट्स में बेसिकली बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में डिवाइडेड है। तो जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड दी फैट्स। तो ये तीनों क्या हैं? ये अपनी ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट हैं, ठीक है, अपनी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि इनको हमारी बॉडी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती। इनको एज दे आर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो इनको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन। देन हमने अपने टीथ के स्ट्रक्चर देखे थे, मतलब थीकोडोंट, जहाँ हमारे जो हमारा बॉन सॉकेट था, ठीक है, जॉ बॉन सॉकेट होता है, वहाँ पर हमारे टीथ जो है एम्बेडेड है जॉ बॉन में। थीकोडोंट हो गया। डाइफायोडोंट, डाई का मीनिंग बताया मैंने, टू, दो बार आता है जो दांत, ठीक है। एक बार तो डेसिडियस टीथ, डेसिडियस मतलब जो झड़ जाते हैं, डेसिडियस टीथ। एक बार आते हैं बिल्कुल परमानेंट टीथ एंड दे आर दी परमानेंट टीथ। फिर मैंने बताया डेंटल फॉर्मूला। परमानेंट टीथ्स के लिए डेंटल फॉर्मूला क्या रहता है? 2123 अपॉन 2123 फॉर परमानेंट टीथ। अगर मैं मिल्क टीथ की बात करूँ, मिल्क टीथ में क्या होता है? प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं। विजडम टीथ इज ऑल्सो एब्सेंट। 2102 अपॉन 2102। क्लियर? विजडम टीथ जो है वो बिल्कुल शुरू से ही 0 ईयर्स कह लेते हैं, 18 ईयर्स तक जो है एब्सेंट रहता है एंड देन 18 प्लस ईयर के बाद 1920 मतलब जो है विजडम टीथ डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। Then we moved on to the pharynx as well. Pharynx is what? It is a common pathway for the food pipe and the air pipe. यानी कि फूड के लिए और एयर के लिए कोई अगर कॉमन पाथवे है तो फिर वो क्या है? pharynx. pharynx क्लियर हुआ सभी को? pharynx, ठीक है। फिर हमने देखा स्टमक के पार्ट्स देखे। ईसोफेगस जैसे ही स्टमक में ओपन होता है तो वहाँ प्रेजेंट होता है गैस्ट्रोईसोफेगियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रोईसोफेगियल स्फिंक्टर, क्लियर, एंड इज ऑल्सो नोन एज कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर क्यों बोलते हैं? ये देखिए कार्डियक पोर्शन है, यहाँ पर प्रेजेंट है हार्ट कुछ इसी के पास, इसीलिए हार्ट से रिलेटेड टर्म है कार्डियक, तो कार्डियक स्फिंक्टर। एंड यहाँ पर क्या है? ये पाइलोरिक पार्ट है, तो फिर यहाँ पर जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है दैट इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर, नॉट हियर बट इट इज प्रेजेंट समवट हियर, ठीक है। ये क्या होगा? पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्लियर। अब फिर मैंने आपको बताई थी स्मॉल इंटेस्टाइन की बातें,
ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बातें करी थी। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है डिओडेनम, सी शेप्ड पार्ट, ठीक है। फिर है कॉइल्ड मिडल पोर्शन दैट इज नोन एज जेजुनम, दिस इज डिओडेनम। और फिर आता है हमारा हाईली कॉइल्ड पोर्शन दैट इज योर इलियम, ठीक है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम है, जहाँ पर क्या होते हैं स्मॉल सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एक क्या था सीकम जो है हमारा, वहाँ पर क्या थी एक वर्म की फॉर्म का क्या था, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी यानी कि वर्म प्लस फॉर्म, वर्म की फॉर्म का एक अपेंडिक्स, एक स्ट्रक्चर जो कि बाहर निकला हुआ है। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। देन रेक्टम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर मैंने बताया आपको लेयर्स के बारे में, एंड यहीं पर आउटर मोस्ट लेयर इज योर सेरोसा, इनर मोस्ट इज योर म्यूकोसा, मतलब जो हमारा ल्यूमन है इसको जो लेयर लाइन करती है दैट इज योर म्यूकोसा, प्लस म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर। तो जो अंदर वाली लेयर होगी वही तो ग्लैंड्स बना रही होगी, तो म्यूकोसा आल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, प्लस देयर इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन, ठीक है। सो जो सब म्यूकोसा है ना, सब म्यूकोसा एंड डिओडेनम के केस में ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स जो ग्लैंड है दैट इज फाउंड इन द सब म्यूकोसा। क्लियर एवरीवन, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ रिव्यू ऑफ द लास्ट क्लास, इसीलिए हम थोड़ा स्पीड में हो रहे हैं, ठीक है। फिर हमने बात करी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, सलाइवरी ग्लैंड्स की, लिवर का कितना वेट होता है 1.2 to 1.5 किलोग्राम। 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लोब्यूल्स भी प्रेजेंट होती है। अब हर एक जो लोब्यूल है इसके अराउंड एक थिन सी शीट प्रेजेंट रहती है, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो जो मतलब कि हमेशा कॉर्ड की फॉर्म में रहेंगे, प्लस इनकी जो कनेक्टिव टिश्यू की थिन शीट रहती है दैट इज नोन एज ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है। सो लिवर के जो है बहुत सारे फंक्शंस है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले डाइजेशन चैप्टर का तो यही है, बाइल की फॉर्मेशन लिवर करता है। देन सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होता है, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। देयर आर पैरोटिड यानी कि चिक कुछ यहाँ पर प्रेजेंट होगा, सब मैंडिबुलर कुछ यहाँ पर, एंड सबलिंगुअल यानी कि टंग के नीचे। क्लियर हुआ, ये सभी अपने सिक्रीशंस देते हैं, ठीक है। देन हमने बात करी थी, देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारा कहीं पर प्रेजेंट होगा लिवर, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा क्या होगा, लिवर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो लिवर का ये लेट्स सपोज दिस इज फर्स्ट लोब, दिस इज सेकेंड लोब, तो यहाँ से ये वाली डक्ट आ रही है, यहाँ से ये वाली डक्ट आ रही है, क्लियर। तो ये 2 डक्ट्स आ रही हैं। तो मैंने आपको कल बताया था, दैट इज इन द लास्ट क्लास हैव टोल्ड यू कि लिवर के लिए जो टर्म यूज करी जाती है दैट इज हेपाटिक। सो यहाँ पर ये दोनों लिवर्स की डक्ट आ रही हैं, मतलब दोनों लॉब्स की, तो डक्ट्स फ्रॉम लिवर यानी कि कॉमन हेपाटिक डक्ट हो गई। अब यहाँ से फर्स्ट लोब की, यहाँ से सेकेंड लोब की आ गई, तो ये क्या हो गई, ये दोनों हुई डक्ट्स ऑफ लिवर। प्लस यहाँ क्या कहेंगे हम इस पोर्शन को, कॉमन हेपाटिक डक्ट। प्लस गॉल ब्लैडर है हमारे पास, गॉल ब्लैडर क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है बाइल को, ठीक है। इट कॉन्सेंट्रेट्स द बाइल, क्लियर। प्लस गॉल ब्लैडर की हमारे पास जो डक्ट होती है, हम उस डक्ट का क्या नाम रखा है हमने, दैट इज योर सिस्टिक डक्ट। तो यहाँ से देखो गॉल ब्लैडर की डक्ट जा रही है, दोनों लिवर की डक्ट मिल गई, तो ये भी क्या है, इनके पास भी बाइल है, गॉल ब्लैडर के पास भी, लिवर के पास भी क्या होता है, बाइल होता है, तो कॉमन बाइल डक्ट हो गई। प्लस अब देखो यहाँ पर कॉमन हेपेटिक डक्ट क्लियर, डक्ट्स फ्रॉम लिवर क्लियर, गॉल ब्लैडर, डक्ट्स फ्रॉम गॉल ब्लैडर यानी कि सिस्टिक डक्ट क्लियर, एंड कॉमन बाइल डक्ट, तो किसी को कंफ्यूजन अभी नहीं है। अब देखो हमारे पास ये क्या है, पैंक्रियाज, ये क्या है, कुछ इस तरीके से पैंक्रियाज, एंड दिस इज डिओडेनम, ये सी शेप्ड ऑर्गन ना, दिस इज डिओडेनम, क्लियर। तो यहाँ पर जो पैंक्रियाज है, अब देखो ध्यान से, पैंक्रियाज जो है, यहाँ पैंक्रियाज की भी डक्ट आएगी, पैंक्रियाज भी अपनी सिक्रीशंस स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल देगा। डिओडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर। सो अब देखो क्या होगा, पैंक्रियाज की डक्ट आ गई, यहाँ से पूरी की पूरी ये आ रही है हमारी कॉमन बाइल डक्ट,
यहाँ पर आके दोनों मिल गई, कॉमन बाइल डक्ट भी, पैंक्रियाटिक डक्ट भी। तो हिपैटो वर्ड किसके लिए यहाँ लिखेंगे हम? लिवर के लिए। पैंक्रियास के लिए क्या वर्ड लिखेंगे? पैंक्रियाटिक। और है क्या ये चीज़? डक्ट। तो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। क्लियर हुआ सभी को? हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। एंड देयर इज द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। कौन सा स्फिंक्टर होता है? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्लियर? चलिए, तो अब हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट्स की हमने रिवीजन कर ली। आई होप वो आपको मतलब फिर से एक बार रिव्यू हो गया होगा, ठीक है, लास्ट पोर्शन का भी, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। चलिए, तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज द डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड। क्लियर? देखिए, अब हमारा जो प्रोसेस है डाइजेशन का, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि डाइजेशन के बेसिकली 2 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज योर मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है। सेकेंड वन इज योर केमिकल डाइजेशन। मतलब 2 प्रोसेसेस से हमारा डाइजेशन का प्रोसेस पूरा होता है। मैकेनिकल कैसे? जब हम फूड को अपने माउथ में रखते हैं तो हम क्या करते हैं? च्यूइंग करते हैं। क्या करते हैं? च्यूइंग करते हैं। दैट इज व्हाट? मैकेनिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस जब एंजाइम्स एक्ट करेंगी हमारे फूड पे, दैट इज टर्म्ड एज द केमिकल प्रोसेस। अब हमारी जो बकल कैविटी है दैट परफॉर्म्स 2 मेजर फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस? अब ये याद रखो, मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग। फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग। अब यहाँ बात देखो, मैस्टिकेशन मीन्स मिक्सिंग अप ऑफ फूड। जो हमने फूड लिया है, मिक्सिंग अप ऑफ फूड विद द सलाइवा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मैस्टिकेशन। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? हमारे माउथ में, बकल कैविटी में सलाइवा प्रेजेंट है, उसके साथ हमारे फूड क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है। दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज मैस्टिकेशन। तो ये सब क्या होगा? हमारी बकल कैविटी में होगा। फर्स्ट पॉइंट मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड सेकेंड पॉइंट फैसिलिटेशन ऑफ swallowing. Clear? Everyone is clear? Okay. Now the teeth and the tongue with the help of saliva masticate and mix up the food thoroughly. ठीक है, टीथ क्या करेगा? च्यूइंग करेगा। और टंग ही तो वो ऑर्गन है जो एक्चुअल में हमारे फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करा रही है, ठीक है। टंग ही तो मिक्स कराती है ना, राइट? ठीक है। नाउ सलाइवा में क्या होता है? म्यूकस। So the mucus in saliva helps in lubricating. किस काम के लिए होता है वो जो म्यूकस होता है? What it does? It helps in the lubrication and adhesion of the masticated food particles into a bolus. अब this is very important कि हमारा जो फूड है, ठीक है, फूड है जो हमारे पास, प्लस यहाँ पर जब सलाइवा है, फूड प्लस सलाइवा, हमारे माउथ में क्या होता है? सलाइवा होता है। तो फूड में प्लस सलाइवा हो जाता है, तो उस चीज़ को हम किस नाम से जानेंगे? ठीक है, अब उसको हम कहेंगे बोलस, ठीक है। बोलस का मतलब ही क्या है? फूड प्लस सलाइवा। फूड प्लस सलाइवा इज व्हाट? बोलस। क्लियर हुआ सभी को? मतलब कि जो बकल कैविटी है वो 2 मेजर काम कर रही होती है। First one is your mastication of food and second one is your facilitation of swallowing. यहीं से तो हम swallowing करते हैं, डिग्लेटेशन करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? अब हमारे जो टीथ हैं, टीथ क्या करेंगे? च्यूइंग करेंगे। एंड जो टंग है, दे हेल्प इन द व्हाट? दे हेल्प इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। एंड मैस्टिकेशन के बाद क्या बन जाता है? बोलस। क्लियर हुआ सभी को इतना? Now अब जो इस बोलस है ये, the bolus is then conveyed into the pharynx. pharynx, अब हमारी बकल कैविटी के बाद जो पोर्शन आता है that is the pharynx only. pharynx के बाद ही तो इसोफेगस होगा and then your stomach. मतलब जो बकल कैविटी है उसके बाद जो पोर्शन आएगा that is your pharynx. यानी कि जब हम फूड को स्वेलो करेंगे, स्वेलो करने के बाद फूड कहाँ जाएगा? फूड विल गो टू आवर pharynx. क्लियर? ठीक है। एंड देन इनटू योर इसोफेगस।
बाय डिग्लटेशन, ठीक है। सो स्वेलोइंग को ही हम क्या कहते हैं, डिग्लटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो सबसे पहले बकल कैविटी में था फूड, देन इट गोज टू द फेरिंक्स एंड देन टू योर ईसोफेगस, ठीक है। नाउ अब जो बोलस है, अब वो कहाँ जाएगा, ईसोफेगस के बाद कौन सा जो पार्ट है, दैट इज योर स्टमक। कैसे जाता है आपको पता है, जैसे हमारी ईसोफेगस की ट्यूब है, ठीक है, एंड दिस इज योर फूड पार्टिकल। तो अब क्या होगा, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होगी ऊपर से। अब देखो हमारे पास कोई बैग है, मतलब कोई पाइप है, थोड़ा फ्लेक्सिबल सा पाइप जिसमें हम कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ये नहीं कि स्टील के मोटे मोटे पाइप लेने हैं, नहीं, हमारे पास कोई फ्लेक्सिबल सा पाइप है। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई एक थोड़ा जैसे फूड होता है ना हमारे पास, कोई भी एक ऐसी चीज़ डाल दो सिंपल सी, हम उसमें क्या करो, ऊपर से इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करो, तो ऊपर से ऐसे कॉन्ट्रैक्शन शो हो करेंगे अगर हम, तो ये जो फूड होगा, अब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ऊपर प्रेशर आ गया, तो ये फूड नीचे चला जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये वाला रिलैक्स हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी को, ठीक है। यहाँ से हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वहाँ से रिलैक्स हो रहा है। इसी तरीके से जब फूड पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ करेंगे एंड रिलैक्सेशन यहाँ होगी। सो दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, पेरिस्टालसिस। सो the bolus further passes down through the esophagus by successive waves of muscular contraction called peristalsis. So this is what the definition of peristalsis. क्या definition है peristalsis की? Successive waves of muscular contraction is known as peristalsis. Clear सभी को? Now the gastroesophageal sphincter controls the passage of food into the stomach, discussed in the last class. नाउ द सलाइवा, अब देखो, अब सलाइवा की यहाँ कंपोजिशन बता रखी है। देखो सलाइवा पता है क्या कह रहा है कि मुझसे तुम नकल मत करो, मुझसे नकल मत करो, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्या क्या हैं, सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, HCO3 माइनस, नकल मत करो, नकल मत करो, याद हो गया सभी को, ठीक है। सो सलाइवा में फर्स्ट क्या पार्ट रहता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का, सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन एंड HCO3 माइनस। सेकंड इज योर एंजाइम, सेकंड क्या है, एंजाइम्स है। थर्ड है योर सलाइवरी अमाइलेजेस, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज। एंड लास्ट वन इज योर लाइजोजाइम्स। लाइजोजाइम क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल, ये क्या करते हैं, हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाते हैं, एंटी बैक्टीरियल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो तीन चार पार्ट्स पढ़े, पहला पढ़ा हमने इलेक्ट्रोलाइट्स का, सेकंड वी मूव्ड ऑन टू द एंजाइम्स, ठीक है, दूसरा क्या होता है एंजाइम्स, तीसरा क्या होता है, चलिए अब सारे एक बार फिर से रिव्यू करेंगे। तो फिर थर्ड पोर्शन इज योर व्हाट, सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, एंड सलाइवरी एमाइलेज के बाद द लास्ट पोर्शन इज लाइजोजाइम्स, ठीक है। सो सलाइवरी अमाइलेज एंड द लाइजोजाइम्स, ठीक है। सो अब जो हमारे पास द केमिकल प्रोसेस है डाइजेशन का, दैट इज इनिशिएटेड ओनली योर ओरल कैविटी। जो केमिकल, देखो मैकेनिकल प्रोसेस तो ओरल कैविटी में हो ही रहा है, प्लस जो केमिकल प्रोसेस है ना, दैट इज ऑल्सो इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी। क्लियर हुआ, ओरल कैविटी में ही इनिशिएट हो जाता है। नाउ कैसे होगा, बाय हाइड्रोलिटिक एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। किस मेथड से, हाइड्रोलिटिक एक्शन हाईलाइट करेंगे, किसके हाइड्रोलिटिक एक्शन से, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स, द सलाइवरी एमाइलेज। नाउ अब ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हियर बाय दिस एंजाइम, एंड यहाँ का pH कितना है, 6.8। देखो अब हमारे चैप्टर है ना, यहाँ बेसिकली 0.8 वाले pH मिलेंगे। 6.8 हमारे सलाइवा में हो गया, 1.8 हमारे स्टमक में, इसी तरीके से 7.8 भी एक pH आएगा। तो इतना तो याद कर लो, 6.8, 7.8, 1.8 कुछ इस तरीके से ही यहाँ पर pH रहेगा। क्लियर सभी को?
ठीक है। सो पीएच का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितने परसेंट जो स्टार्च है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। अब देखो बकल कैविटी है मेरे पास, ठीक है, हाँ फेरिंक्स वाला रीजन है, फिर ये ईसोफेगस है। अब जो यहाँ प्रोसेस चलेगा, ठीक है, ये जो प्रोसेस चलने वाला है स्टार्च की हाइड्रोलाइजेशन का, ये पूरे ईसोफेगस में हमारा बोलस है ना, जो पूरे ईसोफेगस में बोलस क्या कहेगा कि यहाँ पर मैं खाली तो हूँ। देखो अब बोलस को भी टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं खाली तो हूँ, क्या करूँगा, मेरे ऊपर कोई काम करो भाई, खाली नहीं बैठना मेरे को, ठीक है, तो मैं काम कराने के लिए आया हूँ। तो यहाँ जो बोलस है वो क्या कहेगा कि मुझे अभी भी मेरे ऊपर सलाइवरी एमाइलेज का काम चलता रहना चाहिए, क्योंकि ईसोफेगस के पास कोई एंजाइम नहीं होती। नाउ अब क्या होगा, 30% तो स्टार्च जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, किस फॉर्म में, डाइसैकेराइड की फॉर्म में, और वो डाइसैकेराइड क्या है, माल्टोज। क्या है वो डाइसैकेराइड, माल्टोज, यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज योर माल्टोज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में सब बातें, जिस बच्चे ने बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ रखा, ठीक है, सो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पॉलीसेकेराइड्स की लिंक दे दूंगी, उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो, फिर यहाँ पर आओगे तो सारी बातें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। नहीं तो आप सर्च कर सकते हो पॉलीसेकेराइड्स बाय श्री बालाजी वंडर किड्स, ठीक है। सो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ पर मैंने बताया था माल्टोज क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। नाउ लाइसोजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा। अब जो लाइसोजाइम्स है वो क्या करती हैं, एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जो कि इन्फेक्शन से बचाती हैं, ठीक है। अब यहाँ इक्वेशन की फॉर्म में दे दिया, स्टार्च के ऊपर क्या एक्ट करेगा, सलाइवरी एमाइलेज, पीएच रहेगा 6.8 एंड माल्टोज में ब्रेक हो जाएगा। नाउ द म्यूकोसा स्टमक। अब स्टमक पे आ गए हम, जो म्यूकोसा है स्टमक का, वहाँ पर क्या होंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, क्योंकि म्यूकोसा क्या है, स्टमक है मान लो हमारे पास, तो स्टमक को कौन सी लेयर प्रोटेक्ट कर रही है, म्यूकोसा वाली, तो म्यूकोसा ही तो ग्लैंड्स बनाएगी, सबसे अंदर वाली लेयर ही हमेशा ग्लैंड्स बनाती है, तो यहाँ पर म्यूकोसा ग्लैंड्स बनाएगी, ठीक है। तो ग्लैंड्स के नाम क्या है, फर्स्ट इज योर म्यूकस नेक सेल। अब म्यूकस नेक सेल नाम आ गया तो यानी कि क्या सिक्रीट करेंगे, म्यूकस, सिंपल। पैप्टिक और चीफ सेल्स, चीफ सेल्स, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, जैसे चीफ मिनिस्टर होते हैं ना, इसी तरीके से चीफ सेल्स। तो यहाँ ये प्रोएंजाइम पैप्सिनोजन, पैप्टिक of chief cells which secrete the proenzyme pepsinogen, and last one is your parietal या फिर ऑक्जेंटिक सेल। पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स क्या करते हैं, वो HCl को सिक्रीट करते हैं, प्लस एक इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, CIF, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में जो है बहुत हेल्पफुल होता है। बिना उसके विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होना इम्पॉसिबल है, क्लियर। नाउ अकॉर्डिंग टू अवर NCERT, जो हमारे पास स्टमक है, हमारा जो स्टमक है दैट स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि स्टमक कितने घंटे तक अपने अंदर खाना रखता है, 4 से 5 घंटों तक। नाउ द फूड मिक्सेस थोरली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस। अब हमने क्या देखा कि जो ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स जो हैं या फिर पैराइटल सेल्स, वो क्या करते हैं, HCl सिक्रीट करते हैं। HCl क्या है, इट्स अ एसिड। सो जो अब हमारे पास फूड है यानी कि जो बोलस है, ठीक है, बोलस किसके साथ मिक्स करेगा, एसिड के साथ। नाउ द बोलस प्लस एसिड, अब इस चीज को हम क्या कहेंगे, काइम, काइम, ठीक है। यानी कि स्टमक के बाद जो खाना है, ठीक है, स्टमक के बाद, देखो ईसोफेगस यहाँ तक क्या कहा था उसको, बोलस, ठीक है। अब स्टमक में आ गया, पूरा चर्निंग मूवमेंट वगैरह सब कुछ प्रोसेसेस इस फूड के साथ हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ से जब ये इंटेस्टाइन में जाएगा तो हम इसको बोलस नहीं काइम कहेंगे, क्लियर। नाउ अब जो प्रोएंजाइम पैप्सिनोजन, पैप्सिनोजन क्या है, प्रोएंजाइम। नाउ द प्रोएंजाइम पैप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि पैप्सिनोजन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो ऑन एक्सपोजर टू HCl इट कन्वर्ट्स इनटू एन एक्टिव एंजाइम दैट इज पैप्सिन, ठीक है।
और ये पेप्सिन क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है स्टमक की। नाउ अब ये जो पेप्सिन आया है, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स को पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स को प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। नाउ अब जो म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट हैं हमारे गैस्ट्रिक जूस में, म्यूकस की बात करी थी, बाइकार्बोनेट्स की बात करी थी, ठीक है। म्यूकस नेक्स्ट सेल्स म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। सो अब ये क्या काम कर रहे हैं, जो कि हमारे गैस्ट्रिक जूसेस में म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट हैं, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ल्यूब्रिकेशन, ठीक है। ल्यूब्रिकेशन तो करते ही हैं, प्लस क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करते हैं म्यूकोसल एपिथेलियम की। हमारे पास इस स्टमक की वॉल है ना, तो फिर यहाँ पर पूरा ल्यूब्रिकेशन तो करेगा म्यूकस जो है, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा HCl, इतना ज़्यादा HCl है, हमारा pH कितना होता है पता है आपको, 1.8, एसिडिक है, हाईली एसिडिक, और ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट है। तो यहाँ क्या होता है, म्यूकस लेयर होती है जो कि हमारे स्टमक को बचाती है ताकि उसकी वॉल खराब ना हो जाए। क्लियर सभी को, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ HCl क्या करेगा, एसिडिक एनवायरनमेंट दे देगा। पेप्सिन्स, अब देखो पेप्सिन्स जो है ना, उनको काम करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। रेनिन की बात करूँ तो ये क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि गैस्ट्रिक जूसेस में मिलती है। ऑफ इन्फेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फेंट्स के ही गैस्ट्रिक जूस में मिलेगी रेनिन। रेनिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूसेस ऑफ इन्फेंट्स which helps in the digestion of milk protein। so रेनिन किस चीज़ में काम करता है, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। प्लस क्या रहते हैं यहाँ पर, लाइपेसेस भी होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। क्या क्या होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, लाइपेसेस, रेनिन, पेप्सिनोजन, HCl, म्यूकस, बाइकार्बोनेट वगैरह वगैरह, ठीक है। नाउ द वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय मस्क्यूलरिस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और अब ये जो मूवमेंट्स हैं वो क्या करेंगी, फूड को, अब जो इंटेस्टाइन के पास जो सिक्रेशंस हैं, अब उन सिक्रेशंस के साथ उस फूड को मिक्स कर देंगी और इसी से क्या होगा, डाइजेशन। अब इंटेस्टाइन जो, अब देखो हमने देखा था कि जो ड्यूडेनम है ना, इसके अंदर पैंक्रियाज वाली जो डक्ट थी, ठीक है, पैंक्रियाज की जो डक्ट थी वो भी आ रही थी, हिपैटिक और सिस्टिक डक्ट भी आ रही थी, यानी कि बाइल, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस तीनों ही मिलके क्या है, तीनों की ही सिक्रेशंस स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। पैंक्रियाटिक जूस और जो बाइल जूस है वो हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट से आते हैं, हमने पढ़ लिया आज भी। सो अभी जो पैंक्रियाटिक जूस है, अब इंपॉर्टेंट लाइन्स आ रही है, हाईलाइट करना है। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या रहेगी, इनएक्टिव एंजाइम्स, इनएक्टिव एंजाइम्स। कैसे एंजाइम्स, इनएक्टिव एंजाइम्स। देखो बेसिकली ओजन जहाँ जाता है ना, दैट रिफर्स टू इनएक्टिव, ठीक है। सो ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेसेस, अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियसेस। न्यूक्लियसेस किसकी, न्यूक्लिक एसिड्स की डाइजेशन करने में हेल्पफुल होंगी। अब देखो यहाँ पर बात इंपॉर्टेंट जो है ये देखिए, अब इसको आप पता है कैसे याद रख सकते हैं कि पैंक्रियाटिक जूस में लगभग सारी ही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। लाइपेसेस कहाँ पर था, स्टमक में था। न्यूक्लियसेस, न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन के लिए। अमाइलेसेस बक्कल कैविटी में प्रेजेंट था। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन तो आपको याद ही हो गए, दोनों भाई भाई हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। याद क्या करना है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेसेस। नाउ ट्रिप्सिनोजन कैसे एक्टिवेट होगा, मैंने बताया कि क्या है, इनएक्टिव एंजाइम है। सो इट इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज इट इज सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। अभी जो ट्रिप्सिनोजन, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अभी जो ट्रिप्सिनोजन है मेरे पास, लेट्स टेक अ डार्क कलर, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन है जो मेरे पास, अब यहाँ क्या आ जाएगा, एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज क्या करेगी, एंटेरोकाइनेज इज सीक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड इट विल कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। सिंपल, ठीक है।
क्लियर हुआ। अब ये जो ट्रिप्सिन है ये दूसरे एंजाइम्स को भी जाके एक्टिवेट कर देगा पैंक्रियाटिक जूस की, नो वरी। अब बाइल की बात कर लेते हैं। पैंक्रियाटिक जूस के कंपोनेंट देख लिए, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेसेस, एमाइलेसेस, लाइपेज एंड योर न्यूक्लियेसेस। बाइल की अगर मैं बात करूँ सो इट इज रिलीज इन द ड्यूडेनम, ठीक है, और बाइल पिगमेंट्स रहती हैं, बिलीरुबिन, बिलीफोर्डिन। बाइल सॉल्ट्स होते हैं कोलेस्टेरॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स। लेकिन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज देयर इज नो एंजाइम इन योर बाइल। बाइल में कोई एंजाइम नहीं होती। बाइल सॉल्ट्स होते हैं कोलेस्टेरॉल, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, बाइल पिगमेंट्स, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, लेकिन देयर इज नो एंजाइम इन योर बाइल, ठीक है। Now what the bile does? It helps in emulsification of fats. So it is very important. देखिए बाइल क्या करेगा, emulsification of fats में मदद करेगा। देखिए अगर किसी बंदे को किसी ह्यूमन बीइंग को अगर कभी भी किसी को हेपेटाइटिस हो जाता है, ठीक है, हेपेटाइटिस ए, ठीक है, किसी को हो जाता है तो क्या करते हैं डॉक्टर सजेस्ट देम टू नॉट ईट द घी यानी कि फैटी फूड्स को, जो फैटी हमारे पास फैट्स है ना, जो फैट्स जो होते हैं उनको लेने के लिए डॉक्टर मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि जो है लिवर जो है खराब हो जाता है, लिवर खराब हो जाएगा तो बाइल नहीं बनेगा, और बाइल नहीं बनेगा तो फिर एमल्सिफिकेशन नहीं होगा ना फैट्स का। मतलब कि जो फैट्स है हमारे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में नहीं टूटेंगे, मिसल्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। नाउ बाइल और क्या काम करता है, लाइपेसिस को एक्टिवेट कर देता है बाइल। अब जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एपिथेलियम है उसके पास क्या रहेंगे, गॉबलेट सेल। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एपिथेलियम हैव गॉबलेट सेल्स, और उनके पास क्या होता है, म्यूकस। और जो सिक्रीशंस हैं, देखो अब यहाँ क्या रहता है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है, लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, ठीक है। सो नाउ द secretions of the brush border cells of the mucosa along with the secretions of the goblet cells. goblet cells क्या secrete कर रहे हैं, mucus, ठीक है, brush border cells है mucosa की, प्लस यहाँ goblet cells की secretion आ जाती है। so they constitute the intestinal juice और succus entericus। इसको याद करने का बहुत अच्छा मेथड है। जैसे कि सक्सेस की अगर हम बात करें, जैसे सक्कस, सक्सेस कुछ इसी तरीके से है, ठीक है, सक्कस, सक्सेस, ठीक है। सो अब देखो सक्सेस हमें कहाँ मिलेगी, फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमें जो है सक्सेस मिलेगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फाइनल डाइजेशन होगी हमारे फूड पार्टिकल्स की, यानी कि यहीं पर हमें सक्सेस मिलेगी। सक्सेस मिलेगी मतलब सक्कस एंटेरिकस, क्या है ये, इंटेस्टाइनल जूस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कई बार ये कि इंटेस्टाइनल जूस क्या है, सक्कस एंटेरिकस। नाउ दिस जूस कंटेन्स वेराइटी ऑफ एंजाइम्स। अब देखो बाइल में क्या थी, नो एंजाइम, पर यहाँ सक्कस एंटेरिकस में क्या है, इंटेस्टाइनल जूस में वेराइटी ऑफ एंजाइम्स लाइक योर डाइसैकेराइड्स, जैसे कि माल्टेज, ठीक है, एंजाइम है ना, तो माल्टेज करके ए से कुछ नाम आएगा, ठीक है, मतलब जो ब्रेक डाउन में हेल्प कर रही है, ठीक है, एज इस तरीके से जाए, जैसे डाइपेप्टाइडेसेस, लाइपेसेस, न्यूक्लियोसाइडेसेस, ठीक है। अब जो म्यूकस है, नाउ म्यूकस along with the bicarbonates, अब ये क्या बनाएगा, फ्रॉम द पैंक्रियास। अब ये कहाँ से आ रहे हैं, पैंक्रियास से। अब ये क्या करेंगे, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे फ्रॉम द एसिड एज वेल एज प्रोवाइड एन एल्कलाइन मीडियम। अब देखो यहाँ पर अगर मेरे पास एल्कलाइन मीडियम आ गया और हमारे पास अगर एसिड है यहाँ पर, तो एल्कलाइन मीडियम प्लस एसिड क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हो जाएगा तो प्रोटेक्शन तो अपने आप हो जाएगी। क्लियर हो रहा है सभी को? तो यहाँ प्रोटेक्शन भी करता है, प्लस क्या करता है, ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर देता है। पीएच कितना हुआ, 7.8 फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, यानी कि यहाँ की एंजाइम जो है एल्कलाइन मीडियम पे काम करती हैं, ठीक है। अब सब म्यूकोसल ग्लैंड्स क्या हैं, ब्रूनस ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन दिस। क्लियर सभी को? नाउ देखो यहाँ पर
ये उन्हीं बातों को यहाँ पर पूरा जो हमने ऊपर वाले पेज पे डिस्कस करी है ना, उन्हीं को यहाँ शो कर रखा है। देखो प्रोटीन्स, प्रोटीएसेस, पेप्टोन्स, ये सब देखे थे हमने, ठीक है। ये सब क्या होंगे, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन डाइपेप्टाइड्स में। यही जो ऊपर हमने जिन एंजाइम्स की बात करी है ना, अब वही यहाँ पर जो है मतलब काम कर रही होंगी। प्रोटीन, प्रोटीएसेस, ये कहाँ से आए थे याद करो, मैंने बताया था स्टमक में काम हुआ था। पेप्टोन्स और प्रोटीएसेस बने थे वहां पर, और जो प्रोटीन्स रह गए वो यहाँ आ गए। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेसेस मिलके इनको डाइपेप्टाइड्स में बना रहे होंगे। क्लियर, क्लियर। काइम, काइम क्या है यहाँ पर, काइम वो फूड है, सिंपल। बोलस प्लस एसिड इज योर काइम, बोलस प्लस एसिड इज योर काइम, ठीक है। अब उसमें जो पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स रह गए, उनके पास ही प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स एक्ट कर गई पैंक्रियाटिक जूस की, फिर वहाँ वो डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गए। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनकी जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, अब वो पैंक्रियाटिक अमाइलेज की हेल्प से डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। फैट्स किसकी हेल्प से ब्रोक हो रहे हैं, ब्रोक डाउन हो रहे हैं, फैट्स विद द हेल्प ऑफ लाइपेजेस डाइग्लिसराइड्स में। और ये डाइग्लिसराइड्स मोनो, यानी कि यहाँ पर 2 आए, फिर 2 से 1 बन गया। न्यूक्लियसेस वगैरह जो न्यूक्लिक एसिड है, उनकी हेल्प कौन कर रहा है, न्यूक्लियसेस, तो न्यूक्लियोटाइड्स बनाने में और फिर न्यूक्लियोसाइड्स बनाने में। क्लियर। तो ये मतलब पूरा मैंने कहा ना आपको, पॉलीसेकेराइड्स वाली मतलब वो वीडियो देख रखी है ना, तो ये कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा कि डाइपेप्टाइड क्या है, मतलब बायोमोलिक्यूल्स पूरा ही क्लियर होना चाहिए। लेकिन पॉलीसेकेराइड्स में यहाँ पर जैसे ग्लूकोज वगैरह की बात कर रखी है, फॉर दैट आई एम रिकमेंडिंग यू। वैसे तो पूरा चैप्टर अगर बायोमोलिक्यूल्स क्लियर है तो इस वाले लेक्चर में तो किसी को डाउट हो ही नहीं सकता, इट्स वेरी इजी। क्लियर हुआ। अभी देखो ये पढ़ने के बाद फिर से पूरा ऊपर वाला जल्दी से रिवाइज करने वाले हैं हम, ठीक है, ताकि आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। अब जो एंजाइम्स हैं इन द सक्कस एंटेरिकस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट, अब देखो ऊपर वाले रिएक्शन में हमें क्या मिले, डाइसेकेराइड्स, ठीक है, क्या मिले, डाइसेकेराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स। अब ये और क्या मिले थे, डाइपेप्टाइड्स, ठीक है। लेकिन डाइपेप्टाइड्स थोड़ी ना होता बिल्कुल, स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होता है प्रोटीन्स का, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। सो मैंने आपको बताया था कोई भी एंजाइम है ब्रेक कर रही है जो, वहाँ एसिस लग जाता है तो डाइपेप्टाइडेजेस। क्लियर। माल्टोज में माल्टेस, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, माल ही माल हो गया, माल्टोज, माल ही माल, ग्लूकोज ही ग्लूकोज। अब देखो लैक्टोज, लैक्टेज है। अब देखो ये याद रख लो कि ग्लूकोज तो सारी जगह आएगा ही आएगा, जब माल ही माल हो रहा है यानी कि ग्लूकोज ही एक की बजाय 2 हो गए। क्लियर। लैक्टोज क्या हो जाएगा, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। अब मैंने आपको बताया था पॉलीसेकेराइड्स वाले लेक्चर में कि फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर, ठीक है, ई है ये, ठीक है, स्वीटेस्ट शुगर, यानी कि सुक्रोज की बात हो रही है, शुगर शुगर, सुक्रोज शुगर शुगर, तो सुक्रेस एंजाइम लगेगी प्लस मीठा मीठा करने के लिए फ्रक्टोज, और ग्लूकोज तो हमेशा रहेगा ही। तो न्यूक्लियोटाइड पे न्यूक्लियोटाइडेजेस, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोसाइडेजेस से शुगर्स प्लस बेसेस। डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स बाय द एक्ट ऑफ लाइपेसेस फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक हो जाएंगे। नाउ द ब्रेक डाउन ऑफ दीज बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, हो गया बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, यही 3 थे, तीनों का ब्रेक डाउन हमने करके देख लिया क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये सारे कहाँ पर होते हैं, डिओडेनम रीजन में ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सारा काम हो जाता है सॉरी। और जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं जो बन जाती हैं वो जेजुनम और इलियम रीजन में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, सो दे आर एब्जॉर्ब्ड इन द जेजुनम एंड इलियम रीजन।
क्लियर हो रहा है सभी को कि ड्यूोडेनम में तो पूरी की पूरी क्या हो गई, डाइजेशन हो गई, ब्रेक डाउन हो गया इन बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का। अब जो फाइनल एब्जॉर्प्शन होनी है वो हो रही है हमारे जेजुनम पार्ट में और इलियम पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ही पार्ट हैं। अब देखो ध्यान से, जो अनडाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब भी कर लिया, फूड डाइजेस्ट ड्यूोडेनम ने कर लिया एंड एब्जॉर्ब किसने कर लिया, हमारे जेजुनम और इलियम ने कर लिया। लेकिन अब जो डाइजेस्ट भी नहीं हो पाया और वो एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ, मतलब वो सारा सामान कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब रोल देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का। सो बेसिकली कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी तो शो करती नहीं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। सो व्हाट इट डूज, इट एब्जॉर्ब सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। वो जो अनडाइजेस्टेड फूड आएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, उस समय से कुछ वाटर को, मिनरल को, कुछ ड्रग्स को, जो बचा हुआ सामान है जितना वो कर सकती है एब्जॉर्ब, वो कर लेती है, ठीक है। म्यूकस की सिक्रेशन करती है, जो कि क्या करती है, एडरेशन ऑफ द वेस्ट यानी कि अनडाइजेस्टिव पार्टिकल्स एंड लुब्रिकेट फॉर एन ईजी पैसेज। अब क्या हो जाएगा, डेफिकेशन। सो अब जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है जिनको हम क्या बोलते हैं, फीसेस। तो ये हमेशा याद रखना कि जो फीसेस हैं वो कभी डाइजेस्ट हुई ही नहीं थी। दे आर अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस, दे एंटर्स इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो यहाँ पर एक आती है वेल्व। ये वेल्व क्या करती है, यानी कि बैक फ्लो ना हो। अब जैसे हमने हार्ट में भी कुछ वेल्व्स का जिक्र करा था, ठीक है। वेल्व का मतलब जो कि प्रिवेंट करती है बैक फ्लो को। हार्ट में बैक फ्लो ऑफ ब्लड को जो है वो रेगुलेट कर रही थी कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो पाए। इलियोसिकल वेव क्या कर रही है, इलियम और सीकम का पार्ट है ना, तो इलियोसिकल तो बैक फ्लो ऑफ फूड को बचा रही है, प्रिवेंट कर रही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आ गया, इट इज टेम्पररली स्टोर्ड इन रेक्टम टिल द डेफिकेशन एंड द एक्टिविटीज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब ये किसके अंडर में होती है, न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल के, फॉर द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। अब देखो यहाँ पर the sight, smell and of the presence of food in the oral cavity। अब देखो, अब हमें कभी भी फूड को अगर हम देखते भी है ना, तो भी कहते हैं ना मुंह में पानी आ गया, इतना अच्छा खाना लग रहा है शक्ल से कि मुंह में पानी ही, मतलब आँखों से इतना यम्मी खाना लग रहा है वो, ठीक है। उसका जो मतलब फूड है जो इतना सुंदर और अच्छा लग रहा है कि वहाँ मुंह में ही पानी आ गया। तो वो कैसे हो रहा है, क्योंकि न्यूरल हमने मैसेज गया ना हमारे ब्रेन के पास कि हाँ खाना है, और उसमें से जो है खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है, तो वो पक्का कोई अच्छा सा ही खाने वाला होगा खाना। तो वहाँ से क्या हो जाती है, सलाइवा की सिक्रेशन स्टिमुलेट हो जाती है। प्लस क्या होगा, गैस्ट्रिक यानी कि जो स्टमक वाली और इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस भी हो जाती हैं, ठीक है। स्टिमुलेट किसकी हेल्प से, न्यूरल सिग्नल्स की हेल्प से। नाउ the muscular activities of different parts of the alimentary canal can also be moderated by neural mechanisms, दोनों local और through CNS clear। अब जो हार्मोनल कंट्रोल है वो क्या कर रहे होंगे, लोकल हार्मोन जो कि गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा बना रहे हैं वही कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। सो एब्जॉर्प्शन क्या है, ये बेसिकली लास्ट प्रोसेस है, लास्ट काम है जो करना होता है। सो एब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस बाय विच जो एंड प्रोडक्ट्स एंड डाइजेशन के दे पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इंटेस्टाइन के जो म्यूकोसा, अब देखो ये हमारे पास इंटेस्टाइन का म्यूकोसा लेयर है, ठीक है। तो अब इससे क्या करना है, अब फूड डाइजेस्ट करा के हमें बेसिकली करना क्या था, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स में ट्रांसपोर्ट कराना था, ठीक है। तो यहाँ ये जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जो डाइजेस्टिव फूड है, ये जो ब्लड वेसल रहेंगी हमारे पास, ठीक है, जो ब्लड वेसल रहेगी, अब इसके अंदर हम ट्रांसपोर्ट करा रहे होंगे। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो इट इज कैरिड आउट बाय पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। पैसिव क्या होता है,
जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा हो, दैट इज पैसिव। एंड फैसिलिटेटेड क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, लेकिन किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है जो है हमारे डिफ्यूजन के लिए। एक्टिव में क्या होता है, एनर्जी एटीपीज की रिक्वायरमेंट है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के लिए, ठीक है। अब जो कुछ हमारे स्मॉल अमाउंट है मोनोसेकेराइड्स की, जैसे कि ग्लूकोज हो गए, अमाइनो एसिड्स हैं, ये सब क्या है, मोनोसेकेराइड्स है। सो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स and some electrolytes like chloride ions are generally absorbed by the simple diffusion, यानी कि passively. Now the passage of these substances into the blood depends upon the concentration gradient, बता दिया मैंने आपको। लेकिन जैसे कि हमारे ग्लूकोज की बात करें, अमाइनो एसिड्स की बात करें, ये किसकी हेल्प से होती हैं, हमारे कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होती हैं। सिंपल डिफ्यूजन तो हो रहा है यहाँ पर, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी मेंटेन हो रहा है, फिर भी कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये आपने पढ़ा होगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले चैप्टर में, ठीक है, अच्छे से वहाँ पर हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। सो मतलब सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में जहाँ मैंने डिफ्यूजन वाला प्रोसेस बताया था, उस लेक्चर का भी, पॉलीसेकेराइड्स मतलब पूरी बायोमॉलिक्यूल्स का तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, एंड यहाँ पर ही ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस मैकेनिज्म को फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे वाटर का ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है, ठीक है। तो जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन नहीं होती, वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो जैसे कि कुछ न्यूट्रिएंट्स लाइक अमाइनो एसिड, मोनोसेकेराइड लाइक ग्लूकोज, ये सब हमारे ब्लड में इस मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। फैटी एसिड्स एंड जो ग्लिसरॉल है वो इनसॉल्यूबल है, ठीक है, दे कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, ठीक है। सो ये पहले क्या होंगे, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बनाए जाएंगे, जिनको कहते हैं मिसल्स, विच मूव इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ठीक है, जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जाकर दोबारा से रिफॉर्म हो जाते हैं कुछ छोटे छोटे प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स में, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन्स, यानी कि हमारे पास जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं उनको मिसल्स कहा, और उन मिसल्स के अराउंड क्या हो गया, छोटे छोटे प्रोटीन कोट बन गए, उनको क्या कह दिया, काइलोमाइक्रोन्स। अब वो लिम्फ वेसल्स में जा सकते हैं, यानी कि मैंने आपको विलाई पढ़ाते टाइम एक लंबी सी जैसे वहाँ लिम्फ वेसल आई थी लेक्टियल, उसके बारे में बात करी थी, तो वहाँ पर जाकर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो लिम्फ वेसल है अल्टीमेटली रिलीज कर देगी एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस को ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि ब्लड में भी वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एब्जॉर्ब हो ही जाते हैं काइलोमाइक्रोन्स की हेल्प से, ठीक है। सो हमारी एब्जॉर्प्शन जो है सब्सटेंसेस की, दे टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जैसे कि माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। हाउएवर जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में हो रही होती है। नाउ यहाँ पर पूरी समरी दे दी, ठीक है, इसी से मतलब हमें पूरा रिवाइज हो जाएगा। माउथ को देखो, यहाँ माउथ में क्या होती है, एब्जॉर्प्शन वाली समरी है ये, ठीक है। माउथ में क्या होता है, कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं कमिंग इन कांटेक्ट विद द म्यूकोसा। अब हमारे माउथ में क्या है, लेट्स सपोज दिस टू बी योर माउथ, ठीक है, तो यहाँ क्या है, म्यूकोसल एपिथेलियम प्रेजेंट है, ठीक है। सो कुछ ड्रग्स जो कि उस म्यूकोसा के कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है, और टंग की लोअर साइड में, तो फिर वो एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड कैपिलरीज में, जो कि उस सर्टेन पार्ट को लाइन कर रही होती हैं, क्लियर। तो माउथ में क्या क्या होता है, कुछ ड्रग्स जो कि लोअर साइड ऑफ टंग में आ गई, या फिर यहाँ पर जो म्यूकोसल एपिथेलियम है वहाँ कांटेक्ट में आ गई, तो हो गई एब्जॉर्ब।
नहीं तो स्टमक है ये हमारे पास क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर्स एंड एल्कोहल एक्सेट्रा। एल्कोहल की डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रही होती है, स्टमक में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, दिस इज मतलब यहाँ पर दिस इज द मेन ऑर्गन, प्रिंसिपल ऑर्गन है एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहीं पर हो रही होती है। सो द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर, जो डाइजेशन है वो यहाँ कंप्लीट हो जाती है, और जो फाइनल प्रोडक्ट रहते हैं डाइजेशन के, जैसे ग्लूकोज, ये सब मैंने डिस्कस करे अभी आपके साथ, है ना। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड सभी म्यूकोसा से हमारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में एंड लिम्फ वेसल्स में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या कराती है, वाटर की, कुछ मिनरल्स की और ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन यहाँ कराती है, ठीक है। और अब जो ये एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस हैं दे फाइनली रीच दी टिश्यूज में ही तो एक्चुअली एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना, वही तो काम करेंगे। फाइनली टिश्यूज में पहुंच जाती है जो अपने काम करने के लिए उनको यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। दिस प्रोसेस ओनली इज टर्म्ड एज एसिमिलेशन। तो यहाँ प्रोसेस दे दिया, द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस फाइनली रीच द टिश्यूज विच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज, एंड इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज कमिंग हियर, the digestive waste solidified into coherent feces in the rectum initiates a neural reflex causing an urge or desire for its removal। यानी कि जो रेक्टम है हमारे पास, यहाँ क्या होगी, न्यूरल रिफ्लेक्स इनिशिएट हो जाएंगी, जो कि डेफिकेशन के लिए हमारे पास जो है एक डिज़ायर फॉर इट्स रिमूवल मतलब एक क्रिएट कर देती हैं, वहाँ न्यूरल रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं। फिर यहाँ से इजेक्शन हो जाता है फीसिस का आउटसाइड द एनल ओपनिंग, यानी कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की पोस्टीरियर ओपनिंग है, वहाँ से कौन सा प्रोसेस हो जाता है, डेफिकेशन का। इज अ वॉलंटरी प्रोसेस एंड इज कैरिड आउट बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आपको पता है मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस कौन सा पार्ट शो करता है, दैट इज योर स्टमक, जहाँ मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस होती है। हमने देखा ना स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में भी बात करी पेरिस्टाल्सिस की, इसोफेगस में भी बात करी, स्टमक में मैक्सिमम होती है, मतलब होती तो वहाँ पर भी है, जब भी तो मैक्सिमम होगी, रेक्टम में भी। यानी कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल में एक प्रोसेस जो कि होता है हमेशा, दैट इज योर पेरिस्टाल्सिस, क्लियर। अब यहाँ डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। अब देखो डिसऑर्डर से पहले हम क्या करेंगे, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एज वी सेड इट। देखो यहाँ ये वाला पेज इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटीएसेस, ट्रिप्सिन, देखो ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, एमाइलेसेस, लाइपेसेस, ये किसका पार्ट है, पैंक्रियाटिक जूस का, ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस का, क्लियर हुआ। न्यूक्लियेसिस भी इनका पार्ट है। तो यहाँ पर ये डाईपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं एंड डाईपेप्टाइड्स फिर डाईपेप्टाइडेजेस की हेल्प से फिर से अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अमाइनो प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब जो हमारे पास ये पॉलीसेकेराइड्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो स्टार्च है विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज डाईसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो गया। और अब हमारे पास है जो डाईसेकेराइड्स यानी कि माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ये तीनों ही डाईसेकेराइड्स हैं, डोंट कंफ्यूज हियर, ठीक है। सो माल्टोज विद द हेल्प ऑफ माल्टेस, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल ही माल हो गया। लैक्टोज विद द हेल्प ऑफ योर लैक्टेस, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, एंड सुक्रोज विद द हेल्प ऑफ सुक्रेस, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर। तो इस मेथड से हम यहाँ पर याद कर सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को। अब देखो अब हमारे पास जो फैट्स हैं विद द हेल्प ऑफ लाइपेजेस, डाइग्लिसराइड्स एंड देन मोनोग्लिसराइड्स में ब्रेक हो जाते हैं। तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गए कन्वर्ट।
अब जो न्यूक्लिक एसिड है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियेसेस न्यूक्लियोटाइड्स में एंड न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब देखो फैट्स वाला भी देखेंगे अभी, डाइमोनोग्लिसराइड्स लाइपेसेस की हेल्प से फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, यानी कि फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स आर द एंड प्रोडक्ट फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स। न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइडेसेस की हेल्प से न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइडेसेस की हेल्प से अभी न्यूक्लियोसाइड जो हैं शुगर्स प्लस बेसिस में कन्वर्ट हो गए। अब देखो यहाँ पर डिसऑर्डर्स देख लेते हैं जल्दी से डाइजेस्टिव सिस्टम के। देखो नाउ द इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। तो सबसे कॉमन जो बात है जो कि इन्फ्लामेशन होती है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, तो वो क्यों होती है? क्योंकि वहाँ बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो फिर इन्फ्लामेशन होती है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। नाउ इन्फेक्शन और कैसे हो सकते हैं? कुछ पैरासाइट्स भी आ जाते हैं। आपको पता है हमारे इंटेस्टाइन में पैरासाइट्स भी आ जाते हैं। कई सारे ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में केसेस ऐसे होते हैं कि इन्फेक्शंस पैरासाइट्स ऑफ द इंटेस्टाइन की वजह से हो रहे हैं, लाइक और टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म, दीज ऑल आर वॉर्म्स। ठीक है, ये सभी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हो गए तो फिर क्या होती है? इन्फेक्शन हो जाते हैं। इन्फ्लामेशन कैसे होती है? बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस की वजह से। देखिए सबसे पहला डिजीज इज योर जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होगा? लिवर अफेक्टेड होता है। ठीक है, जॉन्डिस में पीलापन हो जाता है ना, पीलियां है ना, पीलापन आ जाता है, स्किन पूरी पीली हो जाती है, आईज भी येलो हो जाती हैं। क्यों होती है ये? क्योंकि जो बाइल पिगमेंट्स हैं वो जगह जगह जाकर डिपॉजिट हो जाती है तो पीलापन दे देती है। ठीक है, तो यहाँ पर येलो कलर आ जाता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। वॉमिटिंग क्या है? जो स्टमक का हमारे पास कांटेक्ट है जब वो बाहर आ जाता है, ठीक है, सडनली, ठीक है, इट्स अ सडन रिफ्लेक्स। ठीक है, सो इट इज अ इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द वॉमेट सेंटर इन योर मेड्यूला। ये अब देखो बहुत सारे चैप्टर्स जो है, अब देखो ये वॉमेट सेंटर के बारे में हमें अभी नहीं पता है कहाँ पर, मतलब अभी मैंने आपको बता दिया मेड्यूला में है, लेकिन चैप्टर जो हमारे पास 22 है ना, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहाँ पर डिटेल में बात करेंगे वॉमिट सेंटर मेड्यूला में और मेड्यूला की भी। मतलब क्या होता है वॉमिटिंग तो सबको पता है, ठीक है, सभी ने फेस कर रखा है। तो इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू अवर माउथ, और ये फीलिंग ऑफ नोजिया यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, मतलब एक बार नोजिया की फीलिंग के बाद वॉमिटिंग होता है, इट्स अ कॉमन थिंग। डायरिया में क्या होता है? एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बोल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी यानी कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, यानी कि फीसेस में वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है, फूड की एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाती। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है? फीसेस आर रिटेन्ड विद इन द कॉलन एज अ बोवल मूवमेंट अकर्स इरेगुलरली। इंडाइजेशन में क्या होगा? यहाँ फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा, जैसे हमारा नाम ही बता रहा है इनडाइजेशन, प्रॉपरली फूड डाइजेस्टिव नहीं हो रहा। फीलिंग ऑफ फुलनेस हमेशा हमें रहती है। कॉजेस क्या रहते हैं इंडाइजेशन के? दे आर इनएडिक्वेट एंजाइम्स, एंजाइम्स इनएडिक्वेट होंगी, फूड अच्छे से नहीं हो पाएगा डाइजेस्ट। ठीक है, एंग्जाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड। क्लियर? फिर ये प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, PEM, ये क्या है? डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। डाइट में अगर हम फुल अमाउंट ऑफ प्रोटीन अगर कोई नहीं ले रहा तो PEM यानी कि प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन हो जाती है, जो कि हमारे मतलब जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, इट्स लाइक अ केस स्टडी। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्या है? अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, ठीक है, वहाँ क्या, जैसे कि हमारा साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, यहाँ PEM ज़्यादा देखने को मिलता है, बल्कि लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को यहाँ अफेक्ट कर रहा होता है। ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ने पे, फैमिन और पॉलिटिकल टर्मोइल पे कुछ ऐसा ही यहाँ देखने को मिलता है। प्रोटीन जो है पूरे हमारी डाइट में नहीं मिल रहे।
ये कहाँ पर हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर एंड इन इथियोपिया ड्यूरिंग सेवियर ड्रॉट। ड्रॉट में हुआ, वॉर में हुआ, डाइट अच्छे से नहीं मिल पाई, ठीक है। इन मिड 80s PEM affect infants and children to produce marasmus and kwashiorkor। जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको यहाँ पर इफेक्ट करता है, ठीक है। बेसिकली 5 साल की उम्र से ज़्यादा वालों को ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ क्वाशियोकर है, यहाँ मैरस्मस है। मैरस्मस कैसे होगा? साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज, ठीक है। एनर्जी की, प्रोटीन्स की साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी हो गई, मैरस्मस हो गया। इन्फेंट्स, अब देखो क्वाशियोकर ये कहाँ पर होगा? दे लो प्रोटीन डाइट इन अ चाइल्ड मोर देन 1 ईयर इन एज। मतलब कि यहाँ क्या कहा गया है? क्वाशियोकर के बारे में बताया ये मैंने। मैरस्मस में देखो मैंने कहा ना छोटे बच्चों में ही होता है, ठीक है। तो छोटे बच्चों में बेसिकली देखने को मिलता है मैरस्मस लेस देन अ ईयर इन एज में मिलता है। इफ मदर्स मिल्क इज रिप्लेस्ड टू अर्ली बाय अदर फूड्स, दूसरे फूड के, कि भाई मान लो बाहर का कोई जैसे मिल्क है, इस तरीके से अगर मदर मिल्क को पहले ही जल्दी से रिप्लेस कर दिया गया बाहर के लो प्रोटीन डाइट के साथ, ठीक है, जिनकी प्रोटीन वैल्यू भी कम है, कैलोरीफिक वैल्यू भी कम है, ठीक है, ओके, क्लियर। एंड क्वाशियोकर में बेसिकली अब देखो यहाँ पर सिम्टम्स देख लो, इट्स नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब हाँ इंपॉर्टेंट है, हमारी एनसीईआरटी ने दे रखा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैरस्मस क्लियर हुआ। क्या हो रहा है यहाँ पर? डेफिशिएंसी इन पेयर्स ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यूज प्रोटीन, एक्सट्रीम एमिसिएशन ऑफ द बॉडी एंड थिकनिंग ऑफ द लिम्स, पतली पतली लिम्स हो जाती हैं। स्किन कैसी हो जाती है? सूखी सूखी, थिन एंड रिंकल्ड। ग्रोथ क्या होगी यहाँ पर? ग्रोथ रेट एंड बॉडी डिक्लाइंस कॉन्सिडरेबली, ठीक है। एंड दिस अकर्स व्हेन दिस ऑफन हैपेंस इफ द मदर हैज सेकेंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग। क्लियर हुआ? रीजन क्यों होता है मैरस्मस? बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में रीजन ये हो गया। मैरस्मस क्या होता है, क्या क्यों, मतलब क्या होता है यहाँ पर? साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी हो जाती है प्रोटीन और कैलोरीज की। किस एज ग्रुप में होता है? फाउंड इन इन्फेंट्स लेस देन अ ईयर इन एज। क्या यहाँ पर सिम्टम्स होते हैं वो ये मैंने आपको बता दिए। मैरस्मस से क्वाशियोकर भी देख लेते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन आएगा कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्वाशियोकर में क्या होता है? प्रोटीन डेफिशिएंसी है अनअकम्पेन्ड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी, यानी कि बेसिकली यहाँ प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। और यहाँ पर भी इट रिजल्ट्स फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय अ हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट। वहाँ क्या हुआ मैरस्मस के केस में कि जो मदर्स मिल्क है, मदर का जो माँ का दूध होता है, मैरस्मस के केस में क्या हुआ, मदर्स मिल्क को क्या कर दिया, लो प्रोटीन डाइट और लो ही कैलोरीफिक वैल्यू में जो है, मतलब जो दूसरी डाइट मिल रही है बच्चे को वो इतनी अच्छी नहीं है। बल्कि क्वाशियोकर किन कंडीशंस में होता है, जब जो है मदर का जो मिल्क है दैट इज रिप्लेस्ड बाय लो प्रोटीन डाइट एंड हाई कैलोरीफिक वैल्यू इन चिल्ड्रन मोर देन 1 ईयर इन एज। वहाँ क्या हो रहा था, इन्फेंट 0 to 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर की एज में हो रहा होगा। लाइक मैरस्मस, क्वाशियोकर शोज वेस्टिंग ऑफ मसल, थिनिंग ऑफ लिम्स, फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट भी कम हो जाता है। दैट इज वाई इट्स सेड टू बी मदर्स मिल्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली क्या हुआ, दोनों केसेस में मदर के मिल्क को रिप्लेस किया गया है, ठीक है। बट अनलाइक मैरस्मस सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा दी जा रही है, ठीक है। स्वेलोइंग हो जाएगी, एडीमा हो जाएगा, बॉडी पार्ट्स में स्वेलोइंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ से जो है हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। एंड आई होप आपको हर एक पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्ट हो गया क्रिस्टल क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।